नमस्कार। हम कक्षा 12 का भाषा, व्याकरण और लिपि का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा 2 ही प्रकार माने जाते हैं और कुछ 3 मानते हैं। तो मुख्यतः तो भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा, जिसमें तीसरा जो प्रकार है वो गौण माना जाता है। जो तीसरा है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा वो होती है कि अपने हृदय के, इसकी पहली परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, अपने हृदय के भावों, अपने हृदय के भावों विचारों, अपने हृदय के भावों विचारों को उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करना ही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप कहलाता है। इसकी 1 नंबर परिभाषा हम पढ़ रहे हैं कि अपने हृदय के भावों विचारों को उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करना ही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या होगी? जब भाषा प्राणी अपने मानसिक विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर अभिव्यक्त करते हों वो मौखिक भाषा कहलाती है। वो मौखिक भाषा कहलाती है। साधारणतया बोलचाल की भाषा को ही मुख्य भाषा कहते हैं। यानी जब भाषा प्राणी अपने मानसिक विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर अभिव्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। साधारणतः बोलचाल की भाषा को ही मुख्य भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी, कौन सी? लिखित भाषा की। भाषा का दूसरा जो रूप है वो कौन सा होता है? लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? तो इसकी हम पहली परिभाषा की बात करें तो वो क्या है? हम बात करें लिखित भाषा। ये लिखित भाषा में हम इसकी पहली परिभाषा की बात कर रहे हैं कि अपने हृदय के भावों विचारों
विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना ही लिखित रूप में प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। यानी अपने हृदय के भावों विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना, लिखित रूप में यानी लिख कर प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाती है। दूसरी अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी कि मनुष्य अपने विचारों को दूसरे से ध्वनि संकेतों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी क्या होगी कि मनुष्य अपने विचारों को दूसरों से ध्वनि संकेतों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे रूप की, भाषा के तीसरे भेद की। तो तीसरा भेद कौन सा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है जब कोई प्राणी, परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्राणी अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से समझता व समझाता है तो यह भाषा का सांकेतिक माध्यम कहलाता है। तो यह भाषा का सांकेतिक माध्यम कहलाता है। इस माध्यम का प्रयोग कोई भी प्राणी कर सकते हैं। इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए ध्वनि या साक्षर होने जैसी शर्तों की आवश्यकता, इसके लिए ध्वनि या साक्षर होने जैसी शर्तों की आवश्यकता नहीं होती। हमने 3 रूप पढ़े हैं भाषा के। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो पढ़ा है हमने भाषा के प्रकार। सबसे पहले पढ़ा हमने भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। मुख्यतः 2 ही होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। तीसरा जो होता है वो गौण रूप होता है, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अपने हृदय के भावों विचारों को उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करना ही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अगर इसकी दूसरी परिभाषा, जब भाषा प्राणी अपने मानसिक विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर अभिव्यक्त करते हों तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। साधारणतः बोलचाल की भाषा को ही मुख्य भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा की बात करें तो क्या अपने हृदय के भावों विचारों लिखित रूप में या लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाती है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो मनुष्य अपने विचारों को
से ध्वनि संकेतों को, दूसरों से ध्वनि संकेतों को लिखकर अभिव्यक्त करता है, अर्थात ध्वनि संकेतों को लिपिबद्ध करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरी बात कर रहे हैं भेद की, तो वो होता है गौण, जिसे गौण भेद भी कहा गया है, सांकेतिक भाषा। जब कोई प्राणी अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से समझता है व समझाता है, तो यह भाषा सांकेतिक माध्यम कहलाती है। इसके लिए ध्वनि या साक्षर होने जैसी शर्तों की आवश्यकता नहीं है। सांकेतिक भाषा का सर्वाधिक प्रयोग तो हम जो गूंगे बहरे हैं उनको पढ़ाने के लिए करते हैं, और दूसरा सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम यातायात यानी परिवहन विभाग में किया जाता है, जिसमें संकेत दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम भाषा में अंतर। भाषा में अंतर की बात करते हैं तो भाषा में अंतर यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर की बात करेंगे। दो चार हम अंतर भी पढ़ते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर की बात करते हैं तो कौन कौन से अंतर होते हैं। लिखित भाषा में अंतर, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। तो सबसे पहला जो अंतर है वो होता है मौखिक भाषा में क्या होता है, भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है। भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। जबकि लिखित भाषा में क्या हो, भाषा को लिखकर प्रकट की जाती है, यानी भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, लिखकर प्रकट की जाती है। अब दूसरे भेद की बात करें तो मौखिक भाषा क्या होती है, स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा क्या होती है, स्वाभाविक होती है। और लिखित भाषा क्या होती है, कृत्रिम भाषा होती है। लिखित भाषा क्या होती है, कृत्रिम होती है। और मौखिक भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और जबकि लिखित भाषा क्या होती है, स्थायी होती है। लिखित भाषा क्या होती है, स्थायी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौखिक भाषा पर है ना, मौखिक भाषा पर की बात करें तो मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है। मौखिक भाषा पर, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है, जबकि लिखित भाषा में नहीं, जबकि लिखित भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करें तो मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा में वाक्य क्या होते हैं, छोटे छोटे हैं। वाक्य क्या होंगे, छोटे छोटे होते हैं। मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और वाक्य बड़े भी होते हैं। छोटे व बड़े दोनों होते हैं, बड़े दोनों होते हैं। और बात करें तो मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, तो सूक्ष्मतम इकाई होती है ध्वनि। और लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, इकाई वर्ण होती है। ये तो था भाषा में अंतर। अब बात करते हैं मूल भाषा की। तो मूल भाषा की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर सभी भाषाओं की मूल भाषा व के रूप में एक ही भाषा रही है। और अब हम बात कर रहे हैं भारतीय आर्य भाषाओं की। तो सबसे बड़ी बात है वो है भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा, तो भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा कौन सी है, तो भारोपीय परिवार है। कौन सी है, भारोपीय परिवार है। अब बात कर रहे हैं विभाषा किसे कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा किसे कहते हैं, जो प्रांतीय, प्रांतीय या उप प्रांतीय, विभाषाओं की बात करें तो प्रांतीय या उप प्रांतीय
प्रांतीय स्तर पर प्रयुक्त होने वाली भाषा ही विभाषा कहलाती है। भाषा ही विभाषा कहलाती है। जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं हम बोली की, दूसरा जो रूप है बोली या उपभाषा भी कह सकते हैं, बोली या उपभाषा। तो बोली में क्या होता है, बोली में यही बात हम करेंगे, प्रांतीय या उपप्रांतीय, प्रांतीय या उपप्रांतीय स्तर पर अस्वीकृत जबकि मंडलीय स्तर पर स्वीकृत या मान्यता प्राप्त भाषा ही बोली है। जैसे मगही, मालवी, मारवाड़ी। अब बात करते हैं हम उपबोली की। किसकी बात करते हैं, उपबोली की। तो उपबोली क्या होती है, तो उपबोली होती है व्यक्तिगत बोली जाने वाली भाषा ही उपबोली है। प्रत्येक व्यक्ति की बोली सामान्यतः दूसरे व्यक्ति की बोली से भिन्न होती है। अगर हम इसके में बात करें तो उपबोली से ही विभाषा व बोली का निर्माण होता है। आज हमने जो पढ़ा है उसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको। तो आज हमने जो पढ़ा है उसमें पढ़ा था हमने सबसे पहले भाषा के प्रकार। तो भाषा के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि अपने हृदय के भाव विचारों को उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा हमने ये पढ़ी थी, जब भाषा प्राणी अपने मानसिक विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर अभिव्यक्त करते हों वो मौखिक भाषा कहलाती है। साधारणतः बोलचाल की भाषा को ही मुख्य भाषा कहते हैं। लिखित भाषा अपने हृदय के भाव विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने विचारों को दूसरे से ध्वनि संकेतों को लिख कर या लिपिबद्ध कर अभिव्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जब कोई प्राणी अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से समझता है वह समझाता है तो यह भाषा सांकेतिक माध्यम कहलाती है। इसके लिए ध्वनि व साक्षर होने जैसी शर्तों की आवश्यकता नहीं होती। फिर हमने पढ़ा था मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अंतर पढ़ा था। तो अंतर हमने पढ़ा था मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है जबकि लिखित भाषा में लिखकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है जबकि लिखित भाषा पर नहीं पड़ता। मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं जबकि लिखित भाषा में वाक्य छोटे व बड़े
दोनों तरह के होते हैं। मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई हमने ध्वनि पढ़ी थी और लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है। फिर हमने पढ़ा था मूल भाषा, यानी भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय परिवार है। विभाषा प्रांतीय या उपप्रांतीय स्तर पर प्रयुक्त होने वाली भाषा ही विभाषा कहलाती है। जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी बोली प्रांतीय उपप्रांतीय स्तर पर अस्वीकृत है, जबकि मंडलीय स्तर पर क्या होगी, स्वीकृत या मान्यता प्राप्त भाषा ही क्या है, बोली है। जैसे मगही है, मालवी है, मारवाड़ी है। उपबोली व्यक्तिगत रूप से बोली जाने वाली भाषा ही उपबोली है। प्रत्येक व्यक्ति की बोली सामान्यतः दूसरे व्यक्ति की बोली से भिन्न होती है। फिर हमने पढ़ा था कि उपबोली से ही विभाषा व बोली का निर्माण होता है। धन्यवाद।